हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, वो चैप्टर फर्स्ट से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाए और साथ ही साथ हमें भी तसल्ली हो जाए कि आप लोग एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल रहा होगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस अगर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो उससे आपको एक अंदाजा हो जाता है और 99% क्या होता है, एग्जामिनर लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने रखता है। तो क्यों ना हम लोग उसी पर तैयारी करें और तैयारी करें इस बार जीत की, जिससे आप लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और हमारा भी नाम हो सके। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आगामी वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर हम लोग रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें रिएक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूरे चैप्टर में रिएक्शंस ही भरी हैं। तो उन्हीं को लेते हुए मैं एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। दोस्तों, पिछली साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब आप लोग समझ जाएं, दहन का मतलब होता है जलाना। और कोई भी चीज जलती है इस दुनिया में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। और दहन अभिक्रिया उसे कहोगे जिसमें हमको एनर्जी भी प्राप्त हो, ऊष्मा भी प्राप्त हो, साथ ही साथ प्रकाश भी प्राप्त हो। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे और समझेंगे ये कैसे रिएक्शन होगी और कैसे हम लोग बोर्ड में लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दहन अभिक्रिया। अभिक्रिया को मैं वैसे ही शॉर्ट में लिख दूंगा। किसी चीज को अगर आप जलाएंगे तो भाई उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। मान के चलिए मेरे पास है मेथेन CH4, इसको मेथेन गैस बोलते हैं। मेथेन गैस बोलने के साथ साथ इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। मार्स वो मंगल ग्रह वाला मार्स नहीं है, यहां पे मार्स है MARSH, जिसका मतलब होता है दलदल। मतलब ये दलदल में पाई जाने वाली गैस है। और साथ ही साथ इसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है, जिसको प्रकृति गैस के नाम से जानते हैं। और एक इसका नाम और होता है जिसको आप लोग बायोगैस भी बोलते हो। तो इसी रिएक्शन का हम लोग दहन समझने जा रहे हैं। ये दहन अभिक्रिया होती क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो हर चीज जलती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम लोग जलाने की कोशिश करेंगे। जलाने की कोशिश क्या करेंगे, जलेगा ही जलेगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जलता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस होती है। साथ ही साथ बात करें, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो बनाएगा वाटर H2O। यहां पे जल भी निकल गया। और यहां पे इसके साथ साथ हमको कुछ एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कैसी होगी, लाइट एनर्जी, जिसको हिंदी में प्रकाशिक ऊर्जा भी बोलते हो। क्या बोला जाएगा, प्रकाशिक ऊर्जा। अगर इतना आपने लिख दिया, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन होगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन अभी रुकना, देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए। यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे भी कार्बन 1 है, सही है। यहां पे ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, 3। यहां पे कितने दिख रहे हैं, 2। तो इसको बैलेंस भी तो करना रहेगा हम लोगों को। बैलेंस करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, अपने को लगानी है निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक का मतलब यह होता है, इसमें से मैं केवल एक ही मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा और पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। उसके लिए आपको मेरे साथ बोर्ड पे देखना है कि मैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं। तो यहां पे देखा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ये 3 मॉलिक्यूल हैं। और यहां पे देखा, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का केवल 2 मॉलिक्यूल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे मैंने क्या किया, 3/2 से गुणा कर दिया।
ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत भी अपने को नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आप लोग ये रिएक्शन नोट कर लें। इसके बाद एक दूसरी रिएक्शन आ जाती है जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, जिसको बोलते हो आप लोग विस्थापन अपक्रिया। हालांकि मैंने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया भी था। जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, हां सर ने विस्थापन अपक्रिया में बताया था जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। हालांकि मैंने कल बताया भी था कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इस रिएक्शन का भी एग्जांपल कर लेंगे। जो पुराने बच्चे हैं, जो लोगों ने पुरानी वीडियो देख रखी है, वो अपने आप इसका आंसर दे देंगे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो जरूर देख लें, जो पूरे चैप्टर पे मैंने बना रखी है। ये जो बच्चे पुरानी वीडियो देख लिए हैं उनके लिए टेस्ट भी साबित हो सकता है कि उन्होंने कितना गेन किया पुरानी वीडियो से। साथ ही साथ जो आज ये देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाए, और देख लेंगे क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको यहां पे नया नहीं लगने वाला है। अब आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आया था कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। मैंने क्या बोला? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हो। तो यहां पे मैंने लिख दिया प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने लिखाया था कॉपर सल्फेट किससे रिएक्शन करता है? आयरन से रिएक्शन करता है। और जब भी कॉपर सल्फेट आयरन से अपक्रिया करता है तो आयरन क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो जब आयरन अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को क्या कर देगा? यहां से विस्थापित कर देगा। जब आयरन यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगा तो यहां पे बना देगा आयरन सल्फेट। कैसे? ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप लोगों को उसको जरूर देखना रहेगा ताकि ये चैप्टर, ये जो आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कायदे से समझ में आ सके। साथ ही साथ क्या होगा? अब कॉपर को ये विस्थापित कर रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा? कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये किसका एग्जांपल आपके सामने होगा? प्रतिस्थापन अपक्रिया की। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो मैंने अभी बताया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आशा करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आंसर भी नोट कर लें। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं योगात्मक अपक्रिया की। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको रफ करके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवाता हूं। सभी लोग हेडिंग लिख लेंगे, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, वे अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब अभिकारक ज्यादा हो सकते हैं, उससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो केवल एक होना चाहिए। वे अपक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? योगात्मक अपक्रिया के अंतर्गत आएंगी। कहीं कहीं पर क्वेश्चन योगात्मक की जगह पे संयोजन पूछ सकता है। संयोजन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना होता है। इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे आपके सामने है मैग्नीशियम, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और जब भी बेटा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक इसमें आपको दो दिख रहे हैं, लेकिन बनने वाला उत्पाद क्या है? केवल एक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? योगात्मक अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। बात रही रिएक्शन बैलेंस करने की। देखा इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, 1/2 से आपने दिया भाग, 2 चल बसा, बचा क्या? एक ऑक्सीजन। काम खत्म। चल बसा का मतलब है कि वो कैंसिल हो गया। बीच बीच में ऐसे बोलना जरूरी है।
ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आती रहे। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करें, मौज मस्ती लेकर के। ऐसा नहीं एकदम टेंशन में बैठे हैं, आधा ऊपर से उड़ा जा रहा है, आधा कुछ समझ में नहीं आ रहा जो भी पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट जब तक नहीं रहेगा पढ़ाई में तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इंटरेस्ट अपने अंदर आप लोग पैदा करें, और यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। 1 महीने में तो कर हर मैदान फतेह। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए इसमें से एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपके सामने, ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन था आपके सामने, लिखा था जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिब्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। क्वेश्चन इसमें यह बोल रहा है कि इस रिएक्शन को, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसको समीकरण के रूप में लिखें, साथ ही साथ समीकरण के रूप में लिखने के साथ साथ इसको संतुलित भी करें, बैलेंस भी करें। जैसे जिंक का कोई सिंबल होगा, वो सिंबल लिखना होगा आपको। साथ ही साथ सिल्वर नाइट्रेट का कोई केमिकल फार्मूला होगा जिसको यौगिक बोलते हो, वो लिखना होगा। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला लिखना होगा और जिंक नाइट्रेट का फार्मूला लिखना होगा और सिल्वर का फार्मूला लिखना होगा। लिखने के बाद उसको बैलेंस भी करना होगा। कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे जिंक आपके सामने दिया गया है, जिंक को पता है जो इसका सिंबल होता है उसको आप लोग लिखते हो Zn, लिख दिया। जो सिल्वर होता है Ag के पास जो आयन होता है +1 होता है, और नाइट्रेट जो होता है उसको NO3 लिखा जाता है जिसके पास आयन 1 होता है माइनस में। तो जो जितने आयन होते हैं उतने ही आयन नीचे लिख लिए जाते हैं। जैसे इसके पास 1 आयन है, 1 लिख लिया। नाइट्रेट के पास कितना आयन है, नाइट्रेट के पास 1 आयन है, नीचे लिख लिया मैंने। फिर करवा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे क्या बन गया इसका फार्मूला, AgNO3। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनके तैयार। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी अब। उसके बाद क्या दिया गया है, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला बनाना है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो जिंक होता है, जिंक के पास आयन होता है +2, और नाइट्रेट का अभी मैंने आयन लिखा है। नाइट्रेट का कितना आयन लिखा है, नाइट्रेट का लिखा है NO3 और -1 आयन। तो जिंक का आयन जिंक के नीचे लिख लेंगे, नाइट्रेट का आयन नाइट्रेट के नीचे लिख लेंगे, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन होने पर फर्क पड़ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन यहां पे नाइट्रोजन की भी हो रही है, 2 से मल्टीप्लिकेशन यहां पे किससे हो रही है, ऑक्सीजन की भी हो रही है। तो यहां पे लग जाता है होल ट्वाइस। तो यहां पे जो फार्मूला बनके आ जाएगा वो आ जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद क्या निकल रहा है, यहां पे सिल्वर निकल रहा है, सिल्वर को लिख दोगे Ag। आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन के रूप में जो रिएक्शन है वो आपके सामने आ गई है। अब बात रही इसको संतुलित करने की, कि इसको संतुलित कैसे किया जाए। कुछ नहीं है, देखा आपने यहां पे नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। तो यहां पे कितना है, 1। आपने इसके आगे 2 लगा दिया, काम खत्म इसका। फिर आपने देखा यहां पे सिल्वर 2 हो गया, यहां पे सिल्वर 1 है, यहां पे भी 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस, और आपका 1 नंबर गया झोली में आपके। उम्मीद है ये चीजें भी आप लोगों को बड़ी कायदे से समझ में आ गई होंगी। कोई कठिनाई ही नहीं होने वाली इन क्वेश्चंस में, पलक झपकते ये आंसर्स आ जाएंगे आप लोगों के सामने। बस थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी आप लोगों को। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। ये नोट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं।
जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है सेम इसी टाइप का, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे दिया गया है मैग्नीशियम, और बाद में दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड। गिब्स, फिर यहां पे दे दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर प्लस लगा के लिख दिया गया है हाइड्रोजन। ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और आना भी चाहिए भैया। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है मैग्नीशियम को क्या लिखा जाता है? Mg। आपने लिख दिया Mg। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है HCl, इससे तो परिचित होंगे, इसका यौगिक बनाने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों के सामने। फिर लगाया गया है गिब्स, फिर लिखा गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे फार्मूला बनेगा? देखो बेटा, मैग्नीशियम के पास आयन होते हैं +2 और क्लोरीन के पास होता है -1। तो आपने मैग्नीशियम के पास जितने आयन हैं उतने लिख दिए, क्लोरीन के पास जितने आयन हैं उतने लिख दिए। भाई मैग्नीशियम के पास 2 आयन है, 2 लिख दिए। देखिए, साइन नहीं लिखे जाते हैं इनके, जो प्लस माइनस के साइन है ये नहीं लिखे जाते हैं, बस ये लिखा जाता है कि उसके पास आयन कितने कितने हैं। आपने लिख दिया। फिर आपने देखा जैसे ही आयन लिख दिया, फिर आपको क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फर्क पड़ जाता है, और आपके सामने फार्मूला बन के आ जाता है MgCl2। फिर क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस, आपने ऐसे हाइड्रोजन लिख दिया। देखिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां पे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल, आपने इसके आगे 2 लगा दिया। रिएक्शन बैलेंस 1 नंबर फिर से किस में गया? आपकी झोली में गया। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कैसे मैं बकवास करता जा रहा हूं? गुड, समझना चाहिए आप लोगों को। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं हाँ ये क्वेश्चन है जो मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं अब हम लोग। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बता देता हूं। आपके पास एक ऐसी इक्वेशन दी गई होगी, Cu + 2 आयन प्लस Zn गिब्स Cu + Zn + 2 आयन। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन पदार्थ कौन है, और साथ ही साथ कारण बताइए किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बड़े सरल क्वेश्चन है, याद करो, मैंने आपको बताया था, यहां पे मैं फिर से आप लोगों को बताए दे रहा हूं कैसे करना है। एक तरफ लिखोगे ऑक्सीकरण, एक तरफ लिखोगे अपचयन। याद करो मैंने कंडीशंस क्या बताई थी। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, प्लस का मतलब जुड़ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस का मतलब निकलना, हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस का मतलब निकलना। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो कर रही है कोई भी रिएक्शन, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ये 3 कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है? बोल दें, अपचयन हो रहा है। तो आपने देखा यहां पे जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर +2 आयन है, यहां पे कॉपर उदासीन है। तो जब कॉपर यहां पे उदासीन हो गया है, मतलब यहां पे प्लस आयन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रही होगी, उदासीन होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है? अपचयन। यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन।
उसके बाद देखा जिंक यहां पे उदासीन है, यहां पे +2 आयन आ रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, निकाल रहा है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीकरण। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ये कंडीशन अगर लिखी हो तो कोई बात नहीं, जो नए बच्चे हों ये कंडीशन भी लिख लेंगे, साथ ही साथ ये आंसर रहा आपका। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है संक्षारण किसे कहते हैं। याद करिए मैंने संक्षारण के बारे में आप लोगों को बता रखा है, क्या बताया था, जब भी कोई भी धातु क्या होती है, किसी भी धातु की ऊपरी परत क्या होती है, कमजोर होकर के छटने लगती है या फिर घटने लगती है, तो उसे किस नाम से जानते हो आप लोग, ऑक्सीकरण के नाम, उसे संक्षारण के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, संक्षारण के नाम से जानते हो। अब कैसे क्या होता है इन चीजों को हम लोग समझते हैं। क्या बताया था, ऊपरी परत अपने आप थोड़ा ना कमजोर हो जाएगी। कैसे कमजोर होगी, अगर किसी भी धातु की, कोई भी धातु, किसी भी धातु बोल सको या फिर कोई भी धातु क्या हो, ऑक्सीजन के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए, अम्ल के संपर्क में आए, या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, लिख देता हूं कोई रासायनिक पदार्थ, इनमें से किसी के भी संपर्क में आती है तो उस धातु की ऊपरी परत हो जाती है कमजोर। अगर उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे घटने लगेगी, उसका क्षय होने लगेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हो आप लोग, संक्षारण कहते हो। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप लोगों के सामने एक रिएक्शन दी गई है, उसके बाद बोला गया है इस रिएक्शन का नाम बताएं। तो वो रिएक्शन समझते हैं और ये कैसी अभिक्रिया है, क्यों है, इन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है जो है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ऐसी रिएक्शन दी है और बोल रहा है ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, मतलब इस अभिक्रिया का नाम क्या है। इन चीजों को भी समझते हैं कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। देखिए समझा दो ना, चाहते हो समझना, देखो बोर्ड पर। यहां पे बेरियम अपने पास रख रहा है +2 आयन, तभी ये 2 आया होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। यहां पे क्लोरीन रख रहा है -1 आयन, उसी तरह सोडियम यहां पे रख रहा है +1 आयन और सल्फेट क्या रख रहा है -2 आयन। देखा क्या, बेरियम सल्फेट के पास जा रहा है भाई। बेरियम कहां जा रहा है, सल्फेट के पास जा रहा है। जब बेरियम सल्फेट के पास जा रहा है तो देख रहे हो आप लोग, ये माइनस वाला इस प्लस के पास जा रहा है, ये प्लस वाला इस माइनस के पास जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे हो रहा है आयनों का आदान प्रदान। क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान। तो जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। देखिए 1 नंबर मिल गया फटाक से। इस टाइप से आपके मैं कम से कम 2 से 4 नंबर तो इस चैप्टर से क्लियर करवा के जाऊंगा और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक हटके क्वेश्चन नहीं आएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी टाइप का है, तो वो क्या होता है, इसमें क्या है, ये भी चीजें समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड
प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड विच इज AgCl। इसमें यह बोल रहा है कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करें। इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जा सकता है, इन्होंने यह बोला है। चलिए संतुलित करते हैं। हालांकि ये रिएक्शन तो गलत लिखी है और बोल रहा है संतुलित करें। ये भी तो बोल सकता है इसको सही करके लिखें फिर संतुलित करें। जब तक हम लोग इसको सही करके लिख नहीं पाएंगे तब तक संतुलित कैसे करेंगे? ये भी तो चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, पहले देख लेंगे यौगिक, ये यौगिक सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर यौगिक सही लिखे हैं तब तो संतुलित करने में मजा आएगी या फिर संतुलित कर पाएंगे। अगर ये सही ही नहीं लिखी है तो हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? यहां पे जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के पास होता है +2 आयन और क्लोरीन के पास होता है -1 आयन। तो मैग्नीशियम का आयन लिखा मैग्नीशियम के नीचे जो कि 2 है, और क्लोरीन का आयन लिखा क्लोरीन के नीचे जो कि 1 है। फिर आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से किया फर्क पड़ गया। क्या फार्मूला बन के आ गया? MgCl2। हालांकि ये तो फार्मूला तो हमको सही लगा क्योंकि जो कि हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला है वो तो सही निकला है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे नाइट्रेट होगा, सॉरी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे देखा आपने सिल्वर नाइट्रेट। तो आप सभी को मैंने अभी बताया था सिल्वर के ऊपर होता है +1 आयन और नाइट्रेट के ऊपर होता है -1 आयन। तो 1 1 दोनों के नीचे आ जाएगा, जैसे Ag के नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद नाइट्रेट के नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने फार्मूला बन के आ गया AgNO3। तो यह भी फार्मूला सही लिखा है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया है, गिब्स लगाया है और लिख दिया है मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला कैसे बना है और ये सही है या नहीं सही है, इसके लिए यही ऑपरेशन इसमें भी करने होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 आयन और नाइट्रेट के ऊपर होता है -1 आयन। तो मैग्नीशियम का आयन आपने नीचे लिख दिया और नाइट्रेट का आयन आपने नीचे लिख दिया और तब करवा दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन होने पर फर्क पड़ जाएगा भाई, होल ट्वाइस आ जाएगा। तो कि ये दिख रहा है कि ये फार्मूला हमारा क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में AgCl तो सही है क्योंकि इसकी भी आयन 1 होता है, इसका भी आयन 1 होता है, तो बना देगा AgCl। चीजें समझ में आ रही हैं? इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। अब अपनी रिएक्शन तो सही लिख गई है, अब इसको बैलेंस करना है। आपने देखा यहां पे नाइट्रेट के क्या मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं और यहां पे कितना है, 1। तो आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। फिर देखा यहां पे सिल्वर कितने हो गए, 2। यहां पे कितना है, 1। यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी और क्लोरीन यहां पे भी 2 हो गए, यहां पे भी 2 हो गए, मैग्नीशियम यहां पे भी है, यहां पे भी 1 है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं जा सकता है ये 2 नंबर, छूट के हाथों से कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है ना, क्योंकि आप लोग को आ रहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इस पे ध्यान देते हैं। हालांकि टुचू सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा। जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है वो दिया गया है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये इसका जली विलियन है, हालांकि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बारे में बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद दिया गया है जिंक सल्फेट और दिया गया है क्या, हाइड्रोजन गैस। अगर एरो ऊपर की ओर लगा है तो ये गैसियस फॉर्म में, गैस अवस्था में। नीचे की ओर लगा है तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म तो उड़ेगी नहीं ऊपर। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। यहां पे आपने देखा जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा। लो भाई, घर बैठे नंबर दे दिया, कुछ सोचना समझना ही नहीं है। मैंने कहा था जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया।
और उनसे मिलकर जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। ये उत्पाद हो गया। लो, क्या था इसमें? लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहां पे लिखोगे अभिकारक बराबर Zn और H2SO4। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अभिकारक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर बात करें उत्पाद की तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। लो, फ्री के नंबर दे दिए आपको भाई, फ्री के। चीजें समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों को भी हमसे उम्मीद बनाई रखनी चाहिए। वो जो आपको बटन दिख रहा होगा एक, वो लाइक करने वाला, कर दीजिए लाइक, और शेयर वाला जो एक एरो बना होता लाइक दिस, इस पे जाएंगे, शेयर भी हो जाएगा लोगों को। आपके साथ लोगों को भी तो पढ़ने की जरूरत है। अकेले नंबर लाना चाहते हैं? आगे पढ़ोगे तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन में ही मजा आता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया? क्या बताया था? वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के साथ साथ भी क्या दें? ऊष्मा दें, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएंगी। क्या बोला? वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के साथ साथ ऊर्जा भी निकालती हैं या ऊष्मा भी निकालती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वसन कौन सी अपक्रिया के अंतर्गत आता है, तो श्वसन हमारा किसके अंतर्गत आता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आता है। चीजें समझ में आ रही हैं? अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हालांकि जो मैंने दहन वाला लिखवाया था वो भी आप इसमें लिख सकते हो, जो इससे पहले मैंने दहन वाला करवाया था वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हो, लेकिन आप लोग को कुछ दूसरा भी एग्जाम्पल चाहिए होना ताकि समझ में आए सब। तो क्या आपके पास कार्बन होगा, लकड़ी, उसको क्या करोगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में आपको क्या देता है? ये एनर्जी देता है। किसके अंतर्गत आ गया? ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आ गया। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने बोला था मार्केट से लाए कली चूना, उसमें डाला पानी, क्या होने लगा? उबलने लगा। जब उबलेगा तो क्या देगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, जिसको बुझा चूना बोलते हो, और साथ साथ क्या देगा? एनर्जी देगा, क्योंकि उबलेगा तभी ना जब उसके अंदर एनर्जी होगी। दो एग्जांपल आपके पास आ गए कि नहीं आ गए? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? इसके बाद अंतिम क्वेश्चन लेते हुए मैं भी आप लोगों से इस जो आज वाली वीडियो है इससे विदा लूंगा, ताकि आप लोग भी बोर ना फील करें और चीजें समझ में आए। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो बोल रहा है लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखो। किसका सूत्र बोल दिया? लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, कैसे क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला बना के लिख देंगे। हालांकि मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता तो आपको चीजें समझ में ना आती, लेकिन यहां पे हमसे पूछा है तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, लेड पीबी होता है। लेड को किससे डिनोट करते हो? पीबी से। प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, लेड को पीबी से डिनोट किया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 82। जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 88, नहीं सॉरी 82 है ना, 82, 88। तुम भी लोग सोच रहे होगे मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर नहीं, सही है। कितना है? 82। अब जो ये है लेड, इसके पास जो आयन होते हैं वो होते हैं बेटे +2। कितने होते हैं? +2। और नाइट्रेट के पास कितना आयन होता है? नाइट्रेट के पास होता है -1। +2 कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं पे +2 के साइन लगा देंगे, उसका भी मतलब सेम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने लिखा पीबी, पीबी के नीचे पीबी के आयन जो कि लेड होता है, उसके बाद लिखा नाइट्रेट, नाइट्रेट के नीचे नाइट्रेट के आयन जो कि 1 होता है, तब आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके सामने फार्मूला क्या आ गया, पीबी को, क्योंकि पीबी लिखोगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या किया, 2 है, 2 से जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा, और आपके सामने किसका फार्मूला बनके तैयार हो गया, लेड नाइट्रेट का। किसका, लेड नाइट्रेट का। उम्मीद है आज के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और इन पे ही प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन सब इसी में से पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप अपनी तैयारी इसी तरह करते रहें।